पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है इंडिया, और इमरान खान का सबसे बड़ा दुश्मन उसी के पार्टी के मेंबर्स और उसी के जो मनपसंद आप कह लें जर्नलिस्ट हैं। इंडिया वक्त फ़वक्त मंसूबे बनाता है पाकिस्तान पे हमला कैसे करे, पाकिस्तान को आइसोलेट कैसे करे, उस पर वो मूव्स बनाता है। और मैंने ये देखा है कि इमरान खान के ये कुछ लोग और कुछ मखसूस जर्नलिस्ट वक्तन फ़वक्तन खान साहब को तुनने के नए से नए मंसूबे बना लेते हैं। अब इमरान खान साहब जेल में, इमरान खान साहब की मुलाकात चंद गिने चुने लोगों से होती है, उनकी बहन, वकील, लेकिन जो खबरें इमरान खान साहब के बारे में इन्हीं के बंदे निकालते हैं वो बेपनाह होती हैं, बेपनाह। अपनी अकल के मुताबिक ये वो सारी हरकतें कर रहे थे जिससे इनको लगता है इमरान खान का केस बेहतर हो जाएगा, लेकिन कभी कभी मुझे इनकी नीयत पे शक होता है, क्योंकि ये ऐसी बेवकूफ़ाना, अहमकाना, अबसर्ड बातें कर जाते हैं कि बंदा सोचता है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट का गुस्सा ठंडा भी हुआ इमरान खान की तरफ तो वो दोबारा तत्ता हो जाए। शहबाज गिल साहब हैं जी, पीटीआई के वर्कर हैं, पीटीआई के दौरे हुकूमत ओहदे भी संभालते रहे हैं, अभी भी पीटीआई कोर कमेटी में शामिल हैं, उनकी मीटिंग्स में होते हैं। इनका बहुत बड़ा चैनल बन गया है, अब ये सिटीज़न जर्नलिज्म कर रहे हैं। ये पिछले 24 घंटे से कनेक्शंस बना रहे हैं, कनेक्ट द डॉट्स खेल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अगर सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाए तो ये जो अटैक इंडिया ने किया है ये मिली भगत थी, नूरा कुश्ती थी। हाँ, उस नूरा कुश्ती में पाकिस्तान थोड़ा आगे बढ़ गया, जिस तरह उन्होंने मिसाल दी कि जब आप बिज़नेस एग्रीमेंट बनाते हैं तो कोई ना कोई उसमें चेंजेस लास्ट मोमेंट पे आ जाते हैं, लेकिन ये प्लान था। उन्होंने कहा कि अगर आप जयशंकर का बयान सुने कि हमने पाकिस्तान को बताया था हम टेररिस्ट साइट्स पे हमला करेंगे, और आप मोदी का बयान सुने, ये उन्होंने मसाले दिए कि मोदी हैरान था, कहते कि हमने दहशतगर्दों पे हमला किया और पाकिस्तान आर्मी ने हमारे भी हमला कर दिया। इससे ये साफ साबित होता है कि पाकिस्तान को पता था और इंडिया ने बताया था कि हम अटैक करेंगे। वेरी गुड। फिर उन्होंने कड़ी एक और चीज़ से जोड़ी, उन्होंने कहा देखें पाकिस्तान 2 दिन पहले से कह रहा था कि हमें इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं, वो यही रिपोर्ट थी कि जयशंकर ने इनको बताया था। इसमें उन्होंने हमारे फेवरेट अता तार साहब को भी नाम लिया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, साकडार साहब ने भी की, और फिर उन्होंने मिसाल दी नजम सेठी की। उन्होंने चले आप मेरी बात ना माने, नजम सेठी की बात मान लें, ठीक है। नजम सेठी साहब का उसने एक क्लिप सुनाया जहाँ पे नजम सेठी साहब बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने रिस्ट्रेंट शो किया रिस्पांस में, बिकॉज वो देखना चाह रहे थे कि इंडिया क्या कर रहा है। इससे शहबाज गिल साहब ने ये कंक्लूजन निकाला कि जनाबे वाला बिल्कुल ये सब कुछ प्री प्लान था। फिर उन्होंने जेडी वैंस की मिसाल दी कि देखिए ना कितने आराम से जेडी वैंस ने कह दिया, और अगेन उन्होंने जेडी वैंस की स्टेटमेंट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ली। उन्होंने कहा जेडी वैंस ने कहा हाँ इंडिया अटैक करेगा टेररिस्ट साइट्स, उम्मीद है पाकिस्तान एस्केलेट ना करे। उसी जेडी वैंस ने यह भी कहा था कि पाकिस्तान और इंडिया के आपस में जंग हो रही है, होने तो कुछ नहीं होता, बस न्यूक्लियर ना होए। अब इतनी सारी कड़ियां मिला के उन्होंने सबूत रखा और कहा कि जनाब ये मिली प्लानिंग थी, इसके तहत आर्मी की मकबूलियत बढ़ाना थी, मोदी के लिए होम विन बनाना था, और लिहाजा ये सब कुछ इस तरह हुआ है। जो बात उन्होंने बड़ी बारीकी से कह दी मैं वो आपको खुल के कह देता हूँ, क्योंकि शहबाज गिल साहब ने आधी कार्रवाई डालने की कोशिश की। शहबाज गिल साहब ने कहा कि पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान के रियासती इदारों को ये पता था कि इंडिया ने रॉकेट और ड्रोन और मिसाइल बहावलपुर, मुरीद के, आज़ाद कश्मीर के इलाकों में फेंकने, जिसके अंदर दहशतगर्द और सिविलियंस शहीद हो जाने। यानी कि हमारी रियासत जानते हुए ये हमला करने दिया गया। ये उनकी एलिगेशन है शहबाज गिल साहब की। अब आप मुझे बताएं कि ये इंसान पॉलिटिशियन था, ये इंसान पीटीआई का स्पोक्स पर्सन था। अभी हम आदिल राजा पे नहीं गए, हम शहबाज गिल की बात कर रहे हैं। मेन स्ट्रीम है ना, कोई डिनाई नहीं कर सकता शहबाज गिल और पीटीआई एक है। क्या ये इन लोगों की अकल है और किस टाइम ये क्या बात कर रहे होते हैं? हमने जब आपको रिपोर्ट किया कि जंग शुरू होते ही नूरा कुश्ती की आवाज़ इमरान रियाज खान शहबाज गिल की तरफ से आई तो लोगों ने हमें कमेंट्स में गालियाँ लिखी। तो ये हजूर मन ने 12 घंटे पहले वीलॉग किया
जब जंग ख़त्म होगी, अल्हम्दुलिल्लाह सीज़ फायर हो गया, पाकिस्तान की फ़तह दुनिया ने तस्लीम कर ली, उन्होंने कहा नहीं थे, नूरा कुश्ती थी, नूरा कुश्ती, चक्कर ही कोई थी, नूरा कुश्ती थी। अच्छा, फिर मोहित पीरज़ादा साहब का थोड़े वक्फे बाद, यानी कि 8 घंटे 12 घंटे पहले शहबाज गिल साहब का, तो 4-5 घंटे पहले मोहित पीरज़ादा साहब का वीलॉग आता है। उसमें मोहित पीरज़ादा साहब यही बात करते हैं एक और एंगल से। जी, उन्होंने भी एक बड़ी सेंसिबल वारदात डाली। उन्होंने कहा देखिए CNN ने रिपोर्ट, उन्होंने कहा देखिए ना, अगर हम जंग इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे थे तो फिर सीज़ फायर हमने क्यों लिया। और उन्होंने कहा कि जयशंकर ने बताया कि पाकिस्तान सीज़ फायर के लिए गया, और उन्होंने कहा कि इंडिया के DGMO ने बताया कि पाकिस्तान के DGMO ने 3 बजे फ़ोन करके सीज़ फायर रखा। और इससे तासुर उन्होंने कहा कि ये जाता है, लोग ये सोचते हैं, मुझे ने कहा लोग ये सोचते हैं कि यार ये सब कुछ प्लानिंग के तहत हो रहा था कि नहीं, क्या ये मिली भगत थी क्या नहीं। और फिर वो इस तरह करते कि देखें ना, फिर आप लोगों को मजबूर करते हैं ये सवाल करें। CNN रिपोर्ट कर रहा है कि इंडिया गया था कि हमें डर है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर ऑप्शन ना इस्तेमाल करे, हमें डर है कि पाकिस्तान हमारी टेरिटरी में घुस के जो हमें मारे मजीद ना करे, लिहाजा हम सीज़ फायर के लिए जाते हैं। CNN मेरे बाप का तो नहीं है, DGI SPR का भी नहीं है, लेकिन मोहित पीरज़ादा और शहबाज गिल जो हैं वो एक मखसूस जमात के लिए काम करते हैं, या उनकी सारी की सारी खबरें उस जमात के लिए होती है। ये दो बंदे पिछले 1.5 साल से डेटें दे रहे हैं, इमरान खान बाहर आएगा, इमरान खान बाहर आएगा, इमरान खान बाहर आएगा। हमें मुबैना तौर पर किसी ने बताया है, हमें इस्टेब्लिशमेंट के अंदर से किसी ने बताया है, हमारे ज़राए ने हमें ये बताया है। ये क्या बकवास आप कर रहे हैं, ये क्या नॉनसेंस है। इमरान खान पाकिस्तान के लोगों का इलेक्टेड लीडर है, और आप लोगों ने उस बंदे को बांदर बना दिया कि उसके सर पे आप लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। जिस दिन इमरान खान आ गया ना बाहर, ये 2 दुकानें हो जाएंगी बंद। ये क्या रिपोर्टिंग करेंगे, ये क्या बात करेंगे। ये किसी माशरी इशू पे नहीं बात करते, लोगों की बेहतरी की बात नहीं करते, कोई क्राइम एक्सपोजे नहीं करते। ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब का नाम लेके पैसे कमाते। इनकी जुर्रत नहीं है कि ये अपने मुंह से कहें कि जनाब खान साहब को तोशे खाने के तोहफे नहीं लेने चाहिए थे, उनके स्टैचर को मैच नहीं करता था, दुकान चलती है। यही वो लोग हैं इनके जो आप कह लें काउंटर पार्ट है इंडिया वाली साइड पे, जिन्होंने आज मोदी सरकार को उठा उठा के सर पे बैठा बैठा के अपने लोगों को इतना बड़ा शॉक और डिफीट दिया। पाकिस्तान को कहते थे चूंटी है, चूंटी हम कुचल देंगे। उस चूंटी ने दड़ चपेट वापस मारी तो वो कह रहे हैं ये क्या हो गया। उनका भोकलाया हुआ प्राइम मिनिस्टर लाइव टीवी पे ये बात कर रहा है कि पाकिस्तान ने तो हम पे ही हमला कर दिया, और इसको शहबाज इंटरप्रेट कर कि देखें इसे साबित हो गया मिली भगत थी। कमाल। फिर मोहित पीरज़ादा साहब की ये ओडेसिटी थी कि वो कहे पाकिस्तान के अंदर, आई टेल यू, ये जो आप 3-4 साल के होते हैं तो आपकी इंटेलिजेंस मार दी जाती है, और वो सारी इंटेलिजेंस मार के उन्होंने अपेरेंटली मोहित पीरज़ादा में डाल दी थी। छोड़ दें लोगों के माजी, हम उस पर नहीं जाते कि मोहित पीरज़ादा ने कब अपने अबू से साइन अंगूठे करवाए जायदाद के लिए, छोड़ दें बातों। मैं तो कहता हूँ शहबाज गिल पे तरस खाएं जो बेचारे की हालत हुई थी जब उसको एस्टैब्लिशमेंट ने उठाया था। लेकिन ये क्या है, आप हमारी कौम को क्या दे रहे हैं। हम पिछले 72 घंटे से देख रहे हैं कि इंडिया की मिस रिपोर्टिंग, अबसर्ड रिपोर्टिंग की वजह से उनकी कौम में कितना नुकसान हो रहा है। तो मेरे भाई आप भी तो यही कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों अकेले नहीं हैं। हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया एक जश्न के मोड में है, एक जश्न के मोड में कि हम जंग जीत गए। ठीक है, हम जंग जीत गए, लेकिन आपको याद होगा कि जंग जीतने के हमारे रिस्पांस के बाद जब हमने जहाज़ गिरा दिए थे तो ईओन पे हमने सवाल किया था कि जनाब लेकिन इस मौके पे ये पूछना ज़रूरी है कि ये मिसाइल हमारी टेरिटरी में घुसे क्यों, इन्होंने अपने सपोज्ड टारगेट्स को हिट क्यों किया। अगर मुरीद के इनका टारगेट था तो हमारी डिफेंस सिस्टम ने उसको क्यों नहीं रोका। ये हमारा राइट है पूछना, इसे रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म कह सकते हैं। मैं तो किसी मेन स्ट्रीम चैनल को सवाल पूछते नहीं देखा, और सोने पे सुहागा। मसलन कि मैं समझता हूँ कि शहबाज गिल और मोहित पीरज़ादा करियर इसलिए है बिकॉज उनके मुखालफिन शहबाज शरीफ हैं।
आपका लेवल और म्यार तभी बढ़ता है जब आपका अपोनेंट का लेवल और म्यार बढ़ता है। आप गली मोहल्ले क्रिकेट टीम से खेलेंगे तो कल को ऑस्ट्रेलिया से कम्पीट नहीं कर पाएंगे, आप लेवल की टीमों से खेलेंगे गेम बढ़ाने के लिए। अब शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि मैं फजर के लिए उठा, मुझे आसिम मुनीर साहब ने फ़ोन करके बताया कि सर हम इंडिया ने हमला कर दिया तो हम रिस्पॉन्ड करेंगे, और फिर मैं फजर पढ़ी और मैं स्विमिंग पूल में नहाने चला गया। यार ये कोई प्राइम मिनिस्टर बात करता है? तुम गए भी थे तो ये बताने की क्या ज़रूरत है? और फिर मुझे आसिम साहब ने फ़ोन करके बताया कि इंडिया सीज़ फायर कर रहा है। मैंने कहा जी बिस्मिल्लाह करें, सीज़ फायर कर लें। ये क्या है? ये हो क्या रहा है? जंग के दौरान तुम स्विमिंग क्यों कर रहे हो? यू आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एक्टिव वॉर में स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहा है। सर वॉर रूम होते हैं, वहाँ वॉर स्ट्रेटजी होती है। लेकिन इस बात से अभी ये इमरान रियाज खान वगैरह ने बात पिक नहीं की सही तरह। एक चीज़ तो बढ़ गई, अज़मा बुखारी ने कहा था कि जवाबी कार्रवाई के प्लान सारे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने इकट्ठे बैठ के बनाए थे। तो क्या नवाज शरीफ साहब स्विमिंग पूल में थे आपके साथ जब ये प्लानिंग हो रही थी और आपने चीफ ऑफ आर्मी साहब को फ़ोन पे लिया हुआ था? झूठ का सर पैर नहीं होता। देखिए इन्होंने पे मेरे को बता रहे हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं पपेट, चीफ ने जो करना है सो करना है। इस पूरे मिशन का क्रेडिट चीफ को जाता है, सरकार को नहीं जाता, पीटीआई को तो बिल्कुल नहीं जाता। जो अभी क्लेम करे, देखे ना डीजीएसपीआर ने कह दिया कि हम डिजिटल वॉरियर्स हैं, तो हमने सपोर्ट दी तो आप डिजिटल वॉरियर बने, वरना तो सपोर्ट थी ही नहीं। पाकिस्तान की आवाम तो मूर्ख है, वो तो ट्विटर पे थी ही नहीं ना, उन्होंने तो यूट्यूब पे वीडियोस बनाई ही नहीं ना, उन्होंने तो मीम्स बनाई ही नहीं, तो पीटीआई ने किया। यानी कि मुल्क सर दो लोगों का है बेसिकली, तीन लोग कर लेते चले, या तो प्राइम मिनिस्टर के लोग यहाँ रहते हैं, या चीफ के लोग यहाँ रहते हैं, या पीटीआई के लोग रहते हैं। बाकी 20 करोड़ चवल है, बेवकूफ़ लोग हैं। मार दो हमें, खड्डा खोदो उसमें डाल दो, हमारी हैसियत ही कोई नहीं। मसलन कि जो सबसे मकबूल सियासी जमात है वो कहते हैं हम ही हैं, हम चले जी फॉर्म 45 के मुताबिक आपको 4 करोड़ वोट पड़ा, आप 5वां हिस्सा नहीं बनते पाकिस्तान का। बाकी लोग क्या हैं, उन्हें आप कुत्ते बिल्लियां समझते हैं। अजीब कि जब आपको डाटा मिलता है ना, डाटा, उस डाटा की बुनियाद पर आप एनालिसिस करते हो। जब पीटीआई को वोट पड़े इतने ज़्यादा तो उन्होंने एनालाइज किया होगा कि यार कि हमारे मुल्क में 11 करोड़ टोटल वोटर है, रजिस्टर सिर्फ 5-6 होता है, उसमें से हमें 4 करोड़ वोट मिला है, तो हमें मेजॉरिटी तो नहीं मिला मुल्क का, मेजॉरिटी ऑफ वोटर बेस भी नहीं मिला, क्योंकि 11 करोड़ का वोटर बेस मेजॉरिटी भी 6 बनता है। हमें जिन लोगों ने वोट कास्ट किया उसका मेजॉरिटी बना, उसमें डंडोरा पीटी जाते हैं। चंगी डेमोक्रेसी है वैसे, मैं हिसाब लाया कि माइनॉरिटी ऑफ माइनॉरिटी का प्राइम मिनिस्टर बनता है, और शहबाज शरीफ के केस में तो माइनॉरिटी ऑफ माइनॉरिटी ऑफ माइनॉरिटी ऑफ माइनॉरिटी ऑफ माइनॉरिटी ऑफ माइनॉरिटी का प्राइम मिनिस्टर बनता है। ये लेवल ऑफ इंटेलिजेंस कॉम्बिनेशन। तो इसलिए जब हम इंडिया को देख के हंसते हैं, मजाक करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमने पिछले वीलॉग में भी कहा था कि यार ये छोड़ें इंडिया पाकिस्तान, हमने उनकी ले ली, ठीक है हो गया, लेकिन हमारे मुल्क को देखें, इसकी लिविंग कंडीशन को, इसके हाल को देखें। दुनिया में तेल की कीमत मज़ीद कम हुई आलमी मंडी में, हमारा तेल वहीं खड़ा है, और उसकी समरी के अंदर रेट कम भी नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि उस टैक्स के पैसे की बुनियाद पे आईएमएफ आपको पैसे दे रहा है। तो रिलीफ आम बंदे को नहीं जा रहा, आपको चांस नहीं मिलेगा इस सस्ते तेल का एडवांटेज उठाने का, आपके बिजनेस को चांस नहीं मिलेगा, आपकी मंथली बजटिंग में ये चीज़ फैक्टर इन नहीं करेगी। तो ये क्या रिलीफ है? और जो आप $1 बिलियन ले भी रहे हैं वो इन्वेस्ट कहाँ हो रहा है? ये सवाल पूछा किसी ने? वो डेट सर्विसिंग में जा रहा है, चाहे वो लोकल डेट सर्विसिंग में हो, चाहे फॉरेन डेट सर्विसिंग में हो, वो सैलरीज ऑफ ब्यूरोक्रेट्स में जा रहा है। हमारा 55% बजट, जो भी बजट प्रेजेंट होगा ना, उसका 55% बजट डेट सर्विसिंग में जाएगा। डेट सर्विसिंग का क्या मतलब है? डेट सर्विसिंग का मतलब है कि लोगों को कर्जे उतारने में जाएगा। यानी अगर पाकिस्तान का बजट है 1 करोड़ पे, तो 55 लाख उसमें से जाएंगे लोगों के उधार वापस करने में। जो 45 लाख बच जाएंगे उसमें से मिलिट्री का बजट जाएगा, ब्यूरोक्रेट्स की तनख्वाहें जाएंगी, उनके खर्चे जाएंगे, सियासतदानों की तनख्वाहें जिन्होंने बढ़ा दी हैं वो जाएंगी। तो अवाम पे क्या लगेगा? ठेंगा। तो इस पे हमें गौर व फिक्र करना चाहिए। मुझे नहीं याद पड़ता कि पीटीआई के दौर में इमरान रियाज खान ने वीलॉग किया टू एक्सप्लेन दिस प्रॉब्लम्स।
मोहित पीज़ा जब इतने हाई इंटेलेक्चुअल हैं, उन्होंने ये गुफ्तगू की हो, अगर आप इनके टीवी प्रोग्राम्स उठा के देख लें, जो लोग टीवी पे होते थे, तो मुझे नहीं ये इन डेप्थ स्टडीज़ नज़र आई, ये एनालिसिस नज़र आया, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन इस सब के बावजूद इंडिया कहता है वो फिर भी हमसे आगे निकलेगा। पूछें क्यों? वो कहता है दीज ब्लडी पाकिस्तानीज, हम इनको झूठ में भी नहीं जीतने देंगे, प्रोपेगेंडा में भी नहीं जीतने देंगे। कुछ तो शर्म करो, सानू कुछ तो जितन दियो यार। चलो जंग भी तुसां जित ली, बॉलीवुड भी तुहाडा वड्डा, साडा फवाद खान मरिया जा रहा है कि सानू लै लो उत्थे कोई प्रोपेगेंडे सानू जितन दियो। मेरा ख्याल है रोज़ शबाश गिल, शबाश शरीफ और जितने स्पिन डॉक्टर्स हैं ना पाकिस्तान के, सुबह उठ के अर्नब को गौर से देखते हैं क्या कह रहे हैं बड़े भाई, किस तरह बात कर रहे हैं। अब जो बात है ना वो इससे बहुत आगे जा चुकी है कि ड्रग्स बुरी चीज़ है या ड्रग्स नहीं करने चाहिए। अब बहस इस मौजू पे होती है कि कौन से ड्रग्स करने चाहिए और कौन से ड्रग्स नहीं करने चाहिए। एक सीरीज है, इंग्लिश सीरीज है जो कि उसका नाम है ब्रेकिंग बैड। वर्ल्ड मैप पे ये ड्रग जो है उस सीजन के बाद से आई। When it comes to heroin, तो ये शायद सिनेरियो अब भी यही ट्रू है कि देयर आर अ फ्यू बिग गन्स एंड देन वो स्प्रेड आउट करते हैं एंड वो आपकी स्ट्रीट्स में आता है पूरे लाहौर के अंदर। I don't know who these mafias are. They are stronger than the government, maybe. कि अगर मैं आज सच की बात करती हूँ, कल को जब मुझे खुद सच बोलना पड़े तो क्या मैं बोलूंगी? क्या मैं इतनी सच्ची हूं कि मैं अपने सच का नुकसान बर्दाश्त करूं? इंडिया ने जी नया मुहिम स्टार्ट कर दिया, बॉयकॉट टर्की। ठीक है, वो कहते हैं जनाब हर सूरत हाल में टर्की के हम ईंट से ईंट बजा देंगे। एक टर्किश कंपनी जो उनकी एयरपोर्ट पर ऑपरेट करती है उसका लाइसेंस रिवोक करवा दिया गया। उस कंपनी ने जाकर सीधा हाईकोर्ट से स्टे ले लिया, ये आप कर ही नहीं सकते। अजीब सी बात नहीं है? फनली इनफ मोदी सरकार चुप है। मोदी सरकार किसी ने ऑफिशियल ने अर्दोगान या टर्की को कुछ नहीं कहा, क्योंकि सर ये बहुत बड़ी चवल मारी है ना आपने। आपको पता चला हमारे पास टर्किश ड्रोन है तो आप कह रहे हैं हम टर्की का बाइकआउट करेंगे। आपके पास राफेल है तो हम फ्रांस का बाइकआउट कर दें। वेपन्स दुनिया भर से खरीदते हो। असल जो आपको तकलीफ है कि आपके जितने क्लासिक एलाइज थे, रशिया, अमेरिका, इस केस में उन्होंने आपको सपोर्ट नहीं किया, उनका तो आप बाइकआउट कर नहीं सकते। और सर टर्की छोड़ो, आपका टर्की से तो कारोबार ही कुछ नहीं है। ठीक है, नीडल इन हेस्टैक है। वो जो आपके अब्बू चाइना बैठे हैं उनको करो ना बाइकआउट। उन्हें कहो जी ना, निकल, औकात नहीं है। हम पाकिस्तानी ना रियलिस्ट होते हैं, हमें पता है हमारी औकात क्या है, हैसियत क्या है। हमें पता है कब चपेट मारनी है, कब पीछे हट जाना है, कि फड्डा वाद गया। वो हम बचपन से सीखते हैं ना। स्कूल में जब लड़ाई होती थी तो अगले को पता था कि मेरे पास एक ही चंड का मौका है, लगा के भागो क्योंकि अगले ने बहुत मारना है। आप लोग इस चीज़ की समझ नहीं आ रही और आपको छुपने की जगह भी नहीं मिल रही। इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में जो वाहिद मूव इंडिया ने की है, जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की और डिप्लोमेसी की, भला किसको फ़ोन किया? आप गेस करें। सब पाकिस्तान ने, चाइना होगा, टर्की होगा, अज़रबैजान आ खड़ा हो गया। बड़े मुल्क है ना, चलो चलो अज़रबैजान उनसे कमज़ोर है, लेकिन इंडिया ने किसको फ़ोन किया? अफ़गानिस्तान। इंडिया ने तालिबान को फ़ोन किया। पाकिस्तान दहशतगर्द है लेकिन तालिबान वो दहशतगर्द नहीं है ना, उनकी हिस्ट्री में उन्होंने दहशतगर्दी नहीं की हुई। वो औरतों को स्कूल नहीं भेज रहे, अभी वो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस कर रहे हैं, हर किस्म की इस्लामिक सज़ा हुआ है। और हिंदुत्व इंडिया तालिबान को फ़ोन कर रहा है, ए तालिबान बाबू बचा लो, ये बहुत मार रहे हैं चपेटे। और तालिबान को किस चीज़ के लिए फ़ोन कर रहा है? कि जो काबुल रिवर KPK में फ़्लो करता है, कि इसके ऊपर एक डैम था जो तालिबान से पहले मोदी सरकार ने एग्रीमेंट की थी हामिद करज़ई के साथ बनाने की। गालिबन उसका नाम शतूत है, कि इसको हम बनाते हैं। लगभग $170 मिलियन या $158 मिलियन का ये बनना है। अब तालिबान इसको बनाता है कि नहीं बनाता है वो एक सेपरेट मैटर है। मेरा तो ख्याल तालिबान को नहीं बनाना चाहिए। तालिबान को इस वक्त अंडरस्टैंड करना चाहिए कि इस रीजन की सुपर पावर चाइना है और चाइना ने पाकिस्तान की साइड ली है। तो बेहतर यह है कि तुम चुप करके पाकिस्तान की साइड लो। लेकिन मैं इंडियन डिप्लोमेसी का ग्रेट फेलियर हाईलाइट करना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया छोड़ के आपने अफ़गानिस्तान को फ़ोन किया कि हमारी मदद कर दो, इनका पानी बंद कर दो। इंटरेस्टिंगली इनफ इंडिया ने अपने जो डैम रिजर्वॉयर्स हैं इंडस रिवर पे वो भरना शुरू कर दिए। इंडिया
ट्रीटी वायलेट कैसे करेगा इसको समझते हैं। इंडिया कोई डैम रातों रात नहीं बना सकता, कोई रेजर्वायर रातों रात नहीं बन सकता। जो एग्जिस्टिंग रेजर्वायर्स हैं उनमें वो पहले पानी रोकता था और हमें बता के छोड़ देता था, टाइमिंग शेड्यूल बताता था। अब वो नहीं बताएगा, तो आपकी जो फोरकास्ट टीम्स हैं, आपकी सैटेलाइट इमेजरी को कैप्चर करना होगा, वो कब रेजर्वायर बंद कर रहे हैं, खोल रहे हैं, ये चीज़ें हो जाती हैं। इनफैक्ट जो टर्म इंडिया ने इस्तेमाल की है वो सिंध जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको ख़त्म करने के लिए है, उसको अबेंस में डालने के लिए, क्योंकि कोई प्रोविजन एग्जिस्ट नहीं करता उस ट्रीटी में, उस ट्रीटी को यूनिलैटरल यानी कि एक तरफा ख़त्म करने का। तो अबेंस का मतलब होता है सस्पेंडेड, इसको आर्बिट्रेशन में जाना पड़ेगा। और जहाँ पे कश्मीर एक सेंट्रल इशू दुनिया में बन गया तो इंडस का भी बन जाएगा पानी। तो इंडिया हमेशा पाकिस्तान से ऊपर रहेगा, झूठ मक्कारी फरेब में हम नहीं कम्पीट करते हैं, वी गिव अप। हमारी नहीं है इतनी क्रिएटिविटी। बस हमारी क्रिएटिविटी यही थी, शहबाज गिल ने जो 5 बयान लगा के ना एक जाल मकड़ी का बनाया और कहा देखिए ये सब कनेक्टेड है, इससे आगे हम नहीं जा सकते। मैं इवन शहबाज गिल को ये करेज नहीं थी कहने के लिए कि दिल्ली फतह हो गया, ठीक है। हाँ, लेकिन इमरान रियाज खान ने खबर बताई जिसने कहा नजम सेठी की खबर है, और नजम सेठी साहब ने इसकी बात की कि एक हाई रैंकिंग मिलिट्री ऑफिशियल इमरान खान को जेल में मिलना गया था 6 और 7 की रात कालबन, या 7 और 8 की, एग्जैक्ट डेट नहीं कंफर्म, ब्रीफ करने के जंग में हो क्या रहा है और कि हमें आपकी सपोर्ट चाहिए। और इमरान खान ने कहा बिल्कुल जी आपको सपोर्ट है मुल्क के मामले में, और अच्छी बात है अगर ये मीटिंग हुई है कि अगेन ये सारे मफरूज़े हैं, ठीक है, अगर ये मीटिंग हुई है और खान साहब ने कहा सपोर्ट है तो ये बहुत अच्छी बात है। काश एवरेज पीटीआई के शहबाज गिल को ये बात पहले समझ आ जाती, लेकिन साथ ही साथ फिर इमरान खान साहब तो हैं, उन्होंने फिर पीटीआई का प्रोपेगेंडा तो पुश करना था। उन्होंने कहा देखे ना खान साहब ने वहाँ कहा और यहाँ पीटीआई के वॉरियर एक्टिव हो गए। कभी कभार ना मुझे ऐसे लगता है कि ये लोग ना हमें कोई कार्टून समझते हैं। हमारी फौज तो समझती थी कि ये इंसान नहीं है, कार्टून है, लेकिन ये सियासी जमातें भी ऐसी समझती हैं। पाकिस्तान की आवाम को जो प्रोपेगेंडा आप पढ़ाते हैं वो नहीं मानते, ठीक है। पाकिस्तान की आवाम ने इंडिया के सैटेलाइट इमेजेस देखे, पाकिस्तान के सैटेलाइट इमेजेस देखे, दुनिया भर की क्लेम्स देखी और डिड्यूस किया जंग में क्या हुआ। आप एवरेज पाकिस्तानी से पूछें, वो काफ़ी वेल इन्फॉर्म्ड है पहले से। तो आप भी जो चूरन बेचते हैं वो उनको उस तरह नहीं बिकता। बहुत सारे लोग कमेंट्स में कहते हैं कि जी आपको इमरान रियाज खान के खिलाफ बुग्ज है, शहबाज गिल के खिलाफ बुग्ज है, पीटीआई के खिलाफ बुग्ज है, और उसी कमेंट सेक्शन में लोग कहते हैं कि तुम तो हो ही यूथिए, और उसी कमेंट सेक्शन में लिखा होता है कि ईऑन एस्टेब्लिशमेंट को बिक गई है। फनेटिसिज्म, एक्सट्रीमिज्म कभी सलूशन नहीं हो सकता, और वो भी इंसानों के पीछे। ये कौन है? इंसान है ना इनके पीछे। हमारा दीन और मज़हब हमें ये सिखाता है कि आप तहकीक करें और जो चीज़ वाज़े है उस पर बात करें, जो चीज़ वाज़े ही नहीं है उस पर क्यों बात करें। हमारे सामने क्या क्या झूठ, प्रोपेगेंडा, कहानियाँ नून लीग ने पेश नहीं की जब नवाज शरीफ को निकाला गया, क्या क्या झूठ, प्रोपेगेंडा और कहानियाँ नून लीग ने नहीं पेश की जब नवाज शरीफ डील करके वापस आया, पहली दफ़ा, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा। उसी तरह क्या क्या झूठ, प्रोपेगेंडा हमें पेश नहीं किया गया पीटीआई की तरफ से। अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को निकाला, ये उनका सेंट्रल कोर नैरेटिव था, उससे आहिस्ता आहिस्ता वो पीछे हट गए, ठीक है। इस्लामाबाद रैली लेके गए पीटीआई जब चीफ की सिलेक्शन हो रही थी, क्यों? उसमें चीज़ सामने आती है कि वो चाहते थे कि उनकी पसंद का चीफ लगे। जब भी हमारे मुल्क में नया चीफ अपॉइंट हुआ तो सियासी जमातों की आपस में जंग ही हुई है कि किसको चीफ बनाना है। ज़ाहिर है कि उनका चीफ लगे तो उनका मक्कू सीधा हो जाता है। एक सिंपल क्वेश्चन है मेरा इमरान रियाज खान के लिए और जितने भी पीटीआई के लोग हैं, और इंशाल्लाह जो भी अगला पीटीआई का आएगा जो पुराना लीडर हो, उसको 10-12 साल हो गए हों, क्योंकि पीटीआई में बहुत सारे लोग पिछले 1.5-2 साल में शामिल हुए, कि सईद आसिम मुनीर को इमरान खान ने क्यों डीजीआई की पोस्ट से हटाया था, ये बता दिया जाए। उनकी वर्किंग में ख़राबी थी, ही वॉज नॉट अ गुड DGI ऑफिसर, तो क्या इशू क्या था? ऑल्दो पर्सनली स्पीकिंग मेरा ये मौक़िफ़ है कि द प्राइम मिनिस्टर एंड इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान शुड बी एबल टू चेंज द DGI 10 times, डजेंट मैटर।
दे आर इलेक्टेड, दे आर द ऑफिशियल मैंडेट ऑफ द पीपल। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में सवाल तो ये बनता है कि DGI क्यों चेंज हुआ था। बाकी ईऑन के ऊपर मुझे लगता है हर वीडियो हमें इस बात पे एंड करनी पड़ेगी कि हम पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में मानते हैं आर्मी का काम है मुल्क का दिफा करना बॉर्डरों पे, गवर्नमेंट का काम है मुल्क का दिफा करना इकोनॉमिक्स में, फॉरेन पॉलिसी में। ब्यूरोक्रेसी का काम है कि जो उनको एग्जेक्टिव से ऑर्डर आता है और जो जुडिशरी इंटरप्रेट करती है उसको इम्प्लीमेंट करना। जुडिशरी का काम है कि कानून के मुताबिक चीज़ें एडजुडिकेट करना। एक दूसरे का काम इनका काम नहीं है और हमारे नज़दीक इससे बड़ी गद्दारी कोई नहीं है। अब इस असूल के मुताबिक जिसने ये जुर्म किया हुआ है कि साथ वाले के काम में जाकर टांग अड़ाई हुई है, तो गद्दारी की सज़ा एक ही है पाकिस्तान में, वो आप पीनल कोड में पढ़ सकते हैं। तो आप कमेंट से खुद बता दें कि इस पैमाने पे कौन कौन उतरता है। कौन सियासतदान जुडिशरी में इंटरफेरेंस कर रहा था या करता रहा है या कर रहा है। कौन सा बंदा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का मुल्क की सियासत में इंटरफेयर करता था, कर रहा है, कर सकता है। जब आप इन सवालों के जवाब देंगे तो एक दफ़ा पहले मैंने कहा था कि थोड़ी लोग बचेंगे पाकिस्तान में, लेकिन ये इसकी रियलिटी है। अपने होशो आवाज़ खोल के रखें, जंग अभी ख़त्म नहीं हुई। इंडिया का जितना मुंह लाल किया गया है उनको रिस्पॉन्स की ज़रूरत है, वो नहीं लोकली फेस सेविंग कर पाएंगे। अगर बिहार के इलेक्शन में बीजेपी को फेवरेबल रिजल्ट नहीं आया तो बीजेपी की मजबूरी बन जाएगी जवाब देना पाकिस्तान को। इस टाइम ऑफ वॉरफेयर में प्रोपेगेंडा न्यूज़ को केयरफुली देखें और एनालाइज करें। हम अनकरीब वीडियो बनाएंगे जिसमें हम एक्सपोज करेंगे पाकिस्तान न्यूज़ मीडिया आउटलेट्स ने क्या क्या फेक न्यूज़, फेक फुटेज चलाई थी इस जंगबंदी के दौरान, ताकि आपको समझ आए कि यार बेशक एक प्रॉब्लम ज़्यादा बड़े स्केल पे इंडिया में एग्जिस्ट करती है, लेकिन वो हमारे मुल्क में भी करती है। हमारे लिए दुआ कीजिएगा, हम आपके लिए, मुल्क के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करते हैं। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।